हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में थोड़ा आगे चलते हुए नंबर थ्योरी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एकदम ही इंट्रोडक्टरी करेंगे नंबर थ्योरी का, एक थोड़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो इंट्रोडक्शन है, जो जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको कवर करेंगे। वो हम देखेंगे कि है क्या क्या और हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब उन सबका यूज़ क्या होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर थ्योरी बेसिकली हम किसे कहते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्विंग इंटीजर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं नंबर थ्योरी के वो कौन कौन से आते हैं? डिविजिबिलिटी, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, प्राइम नंबर्स, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स। ये चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होते हैं? जनरेटिंग सूडो रैंडम नंबर्स, असाइनिंग कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन टू फाइल्स। ये बेसिकली हम आगे देखेंगे हैशिंग का यूज हो गया इसमें। हम कोई इनपुट गिवन है तो हमें उसका मैप करके एक कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालेंगे। क्रिप्टोग्राफी में काफ़ी यूज होता है, वाइल इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग मैसेजेस। इसका भी हम थोड़ा सा यूज देखेंगे आगे की वीडियोस में। सबसे पहले हमने देखा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी और मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ये दोनों चीजें हम आज कवर करेंगे। काफी काफी सिंपल लग रही है सुनने में, लेकिन काफी इजी भी है, लेकिन इनका जो यूज है वो काफी वास्ट है, इसलिए हम इनको काफी डीप में पढ़ाई पढ़ते हैं। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं थ्योरम से। सबसे पहला थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं ए बी सी, देन इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, देन ए डिवाइड्स बी प्लस सी। If a divides b, then a divides b into c for all integers c. आप इनको इजीली कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो, कोई भी नंबर आप ले लो तो आप देखोगे कि हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। आगे हम भी एक एग्जांपल चेक करेंगे अभी। If a divides b and b divides c, then a divides c. मतलब अगर a b को डिवाइड करता है और b c को डिवाइड करता है तो a c को डिवाइड करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 20। इससे हम तीनों स्टेटमेंट्स देखेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। 5 डिवाइड्स 10, 5 डिवाइड्स 20, तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 मतलब 30, और हम देख सकते हैं यस इट इज ट्रू, 5 डिवाइड्स 30। सेकेंड क्या है, इफ 5a डिवाइड्स b, 5 डिवाइड्स 10, देन a डिवाइड्स b इंटू c for all integers c, then 5 divides 10 into c। मतलब जो जो 10 के मल्टीपल्स हैं वो सब 5 के मल्टीपल्स भी होंगे। yes we know this is true। और सबसे लास्ट स्टेटमेंट आता है if a divides b and b divides c, then a divides c। तो if 5 divides 10 and 10 divides 20, then 5 divides 20। ये भी हम देख सकते हैं, this is easily true। अब चेक करते हैं सेकेंड थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम। ये सब हमने बचपन में बहुत पढ़ा है, सबको पता है ये क्या है, लेकिन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ये नंबर थ्योरी में, इसलिए हम इसको वापस एक बार कवर करेंगे। एल्गोरिथम हमें कहता क्या है, लेट a बी एन इंटीजर एंड d बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर आर यूनिक इंटीजर्स q एंड r विद r बीइंग ग्रेटर देन 0 बट लेस देन d सच दैट a इज इक्वल टू dq प्लस r। मतलब अगर मैं कोई एक इंटीजर गिवन है a और एक पॉजिटिव इंटीजर है d, देन अगर हम डिविजिबल एल्गोरिथम से हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू dq प्लस r, वेयर q इज आवर क्वोशिएंट एंड r इज आवर रिमाइंडर, और d हमारा डिवाइजर हो गया, a हमारा डिविडेंड हो गया। तो यही टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे लिखी है। जो एल्गोरिथम है वो भी स्टेटमेंट में यही कह रहा है, देयर आर यूनिक इंटीजर्स q एंड r विद, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा d से छोटा होगा और q हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये और तरीके हैं इनके लिखने के। q इज इक्वल टू क्वोशिएंट इज इक्वल टू, जब हम a को d से डिवाइड किया तो हमें q मिला, और रिमाइंडर क्या है, अगर हमने मॉड्यूलस का यूज करा, मॉड्यूलो, तो a मॉड्यूलो d, हमें आउटपुट मिलेगा r। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा r वाला पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई?
because in some situations we only care about the remainder of an integer when it is divided by some specified positive integer. हमें ये मतलब नहीं होता कि क्वोशिएंट क्या है, हमें बस रिमाइंडर देखना होता है, इसलिए जो हमारा मॉड्यूलो पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस. r इज इक्वल टू a mod d. इसी को हम एक और टर्मिनोलॉजी से एक और स्टेटमेंट से लिख सकते हैं. if a and b are integers and m is a positive integer then a is congruent to b modulo m if m divides a minus b. फिर से देखते हैं क्या कह रहा है स्टेटमेंट. अगर a एंड b दो इंटीजर्स है हमारे पास और m हमें बोला एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन a is congruent to b modulo m if m divides a minus b. अगर a minus b को हमने डिवाइड करा m से और हमें रिमाइंडर 0 मिला, देन वी कैन से a is congruent to b modulo m. इसी स्टेटमेंट को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो आगे देखेंगे. अभी हम इसको नोटेशन क्या करते हैं. a is congruent to b modulo m if a minus b is divisible by m. एग्जाम्पल क्या है. अगर हमें बोला पूछा गया है कि डिटरमाइन वेदर 7 is congruent to 5 modulo 6, 17 is congruent to 5 modulo 6. तो a की वैल्यू हो गई 17, b is 5, m is 6. 17 minus 5 कितना हुआ, a minus b is 12. 12 is divisible by m, that is 6. Hence this is 2. 17 is congruent to 5 modulo 6. थ्योरम 3 क्या कहता है. अब हम लोग आगे की थ्योरम्स हैं, इनमें हम बेसिकली जो हमारा रिमाइंडर वाला पार्ट है मॉड्यूलो अरिथमेटिक, इसी पे फोकस करेंगे. तो थ्योरम 3 क्या कहता है. लेट a and b be integers and let m be a positive integer, then a is congruent to b mod m if and only if a mod m is equal to b mod m. तो ये पहले वाला के साथ एकदम सिमिलर है स्टेटमेंट, मतलब मीनिंग तो सेम है, थोड़ा सा हमने बस टर्मिनोलॉजी को इधर उधर कर दिया. जैसे कि अब इसने क्या बोला है, a is congruent to b mod m if and only if a mod m is equal to b mod m. तो 17 mod 6 is equal to 5 mod 6. तो मॉड्यूलस बेसिकली हमें क्या बताएगा, रिमाइंडर बताएगा. तो 17 mod 6 हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 5, और 5 mod 6 में हमें रिमाइंडर क्या मिला 5. तो वी कैन सी दीज टू आर इक्वल, हेंस वी कैन से a is congruent to b mod m. और यही चीज हम पहले भी दूसरे थ्योरम से देख चुके थे कि अगर a minus b is divisible by m then a is congruent to b mod m. तो ये ट्रू है. अब यही चीज हमने एक और अलग डिफरेंट तरीके से बोली है. सेम चीज है, m is a positive integer, a and b are congruent modulo m if and only if there is an integer k such that a is equal to b plus km. तो इसमें भी हम सेम एग्जांपल से देख सकते हैं. अगर a की वैल्यू 17 है, b की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 6 है, तो 17 is equal to 5 plus k into 6. k की वैल्यू इसमें आएगी 2 and k is an integer, hence we can say a and b are congruent modulo m. ये सब था एक मॉड्यूलो अरिथमेटिक के बेसिक चीज है, इंट्रोडक्शन. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इन सब का यूज होता कहाँ है और होता है तो कैसे होता है. सबसे जेनरिक यूज है इनका हैशिंग फंक्शंस में. तो अब हम देखते हैं हैशिंग बेसिकली होती क्या है और हम इसमें मॉड्यूलो अरिथमेटिक कैसे यूज करते हैं. तो पहले हम देखते हैं हैशिंग हमें यूज करनी क्यों पड़ती है. तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है. लेट्स से हमारे पास एक सेंट्रल कंप्यूटर है जिसमें सारे इंश्योरेंस डिटेल्स के डेटा हमारे पास पड़ा है. अब हमें कोई भी नया कस्टमर आता है तो हमें उसकी डिटेल्स हमें अपने डेटाबेस में एंटर करनी है. अब प्रॉब्लम ये है कि हाउ कैन मेमोरी लोकेशंस बी असाइंड सो दैट कस्टमर रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव्ड क्विकली. अब हम स्टोर तो कितने भी तरीके से कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे स्टोर करना है सो दैट द रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव्ड क्विकली. लेट्स से हमने कस्टमर का फोन नंबर डाला, इनपुट करा, सो वी वांट कि जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट इज द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर, वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए. तो इन केसेस में हम हैशिंग का यूज करते हैं. हैशिंग हमें हेल्प कैसे करती है. सो इट असाइन्स अ मेमोरी लोकेशन टू, जो आउटपुट मिलेगा HK टू द रिकॉर्ड दैट एज की एज इट्स की. सो लेट्स से K मेरा गया एक फोन नंबर,
हैश ऑफ के, मतलब ये मेरा एक फंक्शन था जिसमें मैंने इनपुट दिया अपना फ़ोन नंबर, तो उसका जो आउटपुट मिलेगा वो होगी मेरी मेमोरी लोकेशन। मुझे पता है कि हाँ भाई मेरा इनपुट वहाँ पे है। नाउ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? हैशिंग का बेसिकली इम्पॉर्टेंट की जगह इंपॉर्टेंस तो हमने डिस्कस कर ली, या फिर अभी बोलते हैं और क्या क्या फीचर्स होने चाहिए इंपॉर्टेंटली इसमें। It should be easily evaluated so that files can be easily located, and second it should be on to, मतलब अगर मेरे पास 10 लोकेशंस हैं तो 10 की 10 का जो 10 की 10 जो है वो एक्सेसिबल होने चाहिए मेरे हैशिंग फंक्शन से। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा हैश फंक्शन ऐसा है जो 10 में से सिर्फ 5 लोकेशंस को एक्सेस कर पा रहा है, बाकी 5 को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, तो दैट इज नॉट अ गुड हैश फंक्शन। तो अगर हम देखें हैश फंक्शन हमारा हो गया के मॉड एम, दिस इज वन ऑफ सिंपल हैश फंक्शंस। एम हमारे क्या है, नंबर ऑफ अवेलेबल मेमोरी लोकेशंस। लेकिन हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि हैशिंग इसकी इस सेंस में हमारा 1 to 1 है, इट्स नॉट 1 to 1, मतलब मोर देन वन फाइल में बी असाइन टू अ मेमोरी लोकेशन, और जब ऐसा होता है वी से अ कोलिजन अकर्स। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देखेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि चलो प्रॉब्लम तो मिल गया, हमें कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, कोलिजन को सॉल्व कैसे करेंगे? कोलिजन सॉल्व करने के हमारे पास बहुत एलिगेंट और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे इजी हमारे जो माइंड में आता है वो सबसे वही आता है कि अगर कोई कोलिजन हो रही है तो जो नेक्स्ट फ्री लोकेशन है मैं उसको वो मेमोरी असाइन कर दूं। So to resolve collision, assign the first free location following the occupied memory location assigned by the hashing function. एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास 110 मेमोरी लोकेशन है, 111, तो मैंने m की वैल्यू ले ली 111। हैश फंक्शन में मैंने एक नंबर इनपुट दिया, लेट्स से ये कस्टमर का फ़ोन नंबर है, इसको मैंने मॉड 111 करा तो मेरे को आउटपुट मिल गया 14। अब लेट्स से मेरे पास एक और इनपुट आया, उसको भी मैंने मॉड 111 कर दिया, इसका आउटपुट आया 14। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि ये फास्ट क्यों होता है, क्योंकि इस केस में हम सिर्फ रिमाइंडर चाहिए हमें, करेक्ट। हमें जो मॉड फंक्शन है वो हमें मॉड्यूलो अरिथमेटिक दैट ओनली गिव्स इंपॉर्टेंस टू द रिमाइंडर, हमें क्वेश्चन नहीं चाहिए, सो दैट इज रिलेटिवली फास्टर टेक्निक। चलो अब हम कोलिजन पे वापस आते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे कोलिजन हो रही है, तो उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? बिकॉज लोकेशन 14 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, फर्स्ट लोकेशन फॉलोइंग 14 वुड बी असाइन, दैट इज 15। सो जो हमारा सेकंड इनपुट मिलेगा इसको लोकेशन 15 असाइन होगी, नॉट 14। ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, सूडो रैंडम नंबर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये यूज कहाँ पे होता है सूडो रैंडम नंबर्स? तो बेसिकली सूडो रैंडम हम किस चीज को कहते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। रैंडम चोजन नंबर्स आर यूज्ड व्हाइल जनरेटिंग data encryption keys, simulating and modeling complex phenomena, and for selecting random samples from larger data sets. तो ये तो हमें समझ आ गया कि रैंडम नंबर्स हमें क्यों इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस में। ये हमें यूज़ होते हैं डेटा इंक्रिप्शन कीज में, या फिर कोई हमें बहुत बड़ा सैम्पल है तो उसमें से कोई भी हमें रैंडम सैम्पल चाहिए फ्रॉम अ लार्ज डेटा सेट, तो वहाँ पे हमें यूज़ होते हैं। लेकिन जो हमें नंबर्स हम जनरेट करते हैं, दीज सो कॉल्ड रैंडम नंबर्स, दीज आर नॉट ट्रूली रैंडम। Why? Because these are created by systematic methods, are not truly random, hence they are called pseudo random numbers. तो इसमें आज हम एक हम मोस्ट कॉमन यूज प्रोसीजर देखेंगे जो इससे हम सूडो रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं, एंड व्हाई वी कॉल देम सूडो रैंडम। सूडो रैंडम मतलब व्हाई दे आर नॉट ट्रूली रैंडम। सो द मेथड वी यूज इज लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल मेथड। मेथड फॉलो कैसे होता है, हम 4 इंटीजर्स लेते हैं m, a, c एंड x0, मॉड्यूलस m, मल्टीप्लायर a, इंक्रीमेंट c एंड x0 को हम बोलते हैं सीड। सीड मतलब जो इनिशियल हमारी वैल्यू होगी, और हमारी कंडीशंस क्या होती हैं कि a की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन m। काउंटर हमारा 0 से लेके मॉड्यूलस m तक कोई भी हो सकता है। आप देख रहे हो कि जो अपर लिमिट है वो हमारी m है, और ये थोड़ा सा इंट्यूटिव भी है, या फिर क्योंकि जो हमारा डिवीजन है होता है मॉड्यूलस में m, तो कोई भी हमारा जो सारे नंबर्स हैं वो उससे लेस होते हैं।
तो हमने ये सारे नंबर्स यूज करके हम मेथड कैसे यूज जनरेट कैसे करते हैं सूडो रैंडम नंबर्स। तो ये है हमारा सूडो रैंडम नंबर्स जनरेट करने का फॉर्मूला। x of n plus 1 is equal to a into xn plus c mod m। a मेरा मल्टीप्लायर है, c मेरा काउंटर है, c मेरा इंक्रीमेंट है बेसिकली, mod m मेरा m इज मॉड्यूलस m। और जो x0 जो फर्स्ट वैल्यू होगी x1 की, अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूं तो x1 इज इक्वल टू x0 है वो मेरा सीड है। क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस स्टेट है ना, जो हमारा x ऑफ n प्लस 1 है ये x ऑफ n पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमारा एक तरीके का रिकर्सिव फंक्शन है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट m बी 9, a इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 4 और x0 हमने ले लिया 3। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू रखी मैंने 0, तो x1 इज इक्वल टू a इंटू x0 प्लस c मॉड m। a की वैल्यू 7 x0, c की वैल्यू 4 मॉड 9, m की वैल्यू 9। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरी वैल्यू आ गई 7। सिमिलरली मैंने कंप्यूट करा x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9। मैंने देखा जो मेरी x9 की वैल्यू आई है, चलो अभी हम देखते हैं कि जो x1 और x2 को देखते हैं। पहले x1 की वैल्यू आई मेरी 7, x2 की वैल्यू आई मेरी 8, x3 की वैल्यू आई 6। अब इस रिकर्सिव फंक्शन के अकॉर्डिंग ये मेरी वैल्यूज फिक्स्ड हैं। जब भी मैं अपना रैंडम नंबर का फंक्शन रन करूंगा दीज वुड बी द वैल्यूज दैट वुड बी क्रिएटेड। तो एक रीजनिंग तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दीज नंबर्स आर नॉट ट्रूली रैंडम, इसलिए हम इनको सूडो रैंडम कहते हैं। अगर मेरी x1 की वैल्यू 7 है तो x2 की वैल्यू मेरी 7 होने की प्रोबेबिलिटी भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि x1 और x2 सेम हो सकते हैं सूडो रैंडम नंबर्स में, ट्रूली रैंडम नंबर्स में, बट इस केस में वो कभी नहीं होंगे। तो हमने देखा कि अगर मैं इन पैरामीटर्स आगे बढ़ता हूँ m इज इक्वल टू 9, a 7, c 4, x0 3, तो x9 की वैल्यू जो है वो मेरी 3 आ गई। तो अब यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। x9 की वैल्यू इज इक्वल टू x0 एंड ईच टर्म डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रीवियस टर्म। जो मेरी x ऑफ n प्लस की वैल्यू है दैट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन x ऑफ n, हेंस now the repetition starts और my sequence generated is this। तो अगर मैं देख रहा हूं, अगर मैं ये पैरामीटर्स लेता हूं तो this sequence contains 9 different numbers, m की वैल्यू भी 9 थी, तो 9 different numbers are generated before repeating। तो अब आप सोचो अगर मेरे को कोई ट्रूली रैंडम या कोई सूडो रैंडम नंबर जनरेटर चाहिए तो उसमें मैं मॉड m की वैल्यू क्या रखूंगा, करेक्ट, mod m would be very very high in that case, जितने भी मैं मैक्सिमम रखना चाह सकता हूँ। सो हमारी जो लिमिट है वो हम कितनी रखते हैं, ये हमारा मोस्ट यूज्ड वाइडली यूज्ड लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल मेथड है, जिसमें हम काउंटर जो हमारा c है उसको रखते हैं 0, मॉड्यूलस n की वैल्यू रखते हैं 2 की पावर 31 माइनस 1 और मल्टीप्लायर a की वैल्यू रखते हैं 7 की पावर 5। तो इसमें जो हमारे नंबर्स होते हैं जनरेट बिफोर रिपीटेशन, दीज आर 2 की पावर 31 माइनस 2 नंबर्स are generated before repetition begins। So this is one of the most widely used method। और इसमें हमने देखा जो हमारा मेन फोकस था वो हमारा मॉड्यूलस पे था। तो हमने देखा कि नंबर थ्योरी का जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक फंक्शन है दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर हैशिंग, सूडो रैंडम जनरेटर्स, इवन इन क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का कुछ टॉपिक्स हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं इस टॉपिक के साथ कि हमने देखा कि मॉड्यूलस और डिविजिबिलिटी फॉर नंबर थ्योरी इज कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे हम प्राइम नंबर्स भी डिस्कस करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी डिस्कस करेंगे और क्रिप्टोग्राफी भी डिस्कस करेंगे। आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कोई चाहते हो कि और कोई टॉपिक मैंने मिस कर दिया जो कवर करना चाहिए था तो आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो सब एक लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो बाकी लोगों तक जल्दी से जल्द पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट रेगुलर अपडेट्स, या फिर हम वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग,